हेलो एवरीवन, मैं राजू स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। आज का वीडियो है दोस्तों सेमेस्टर 5 हिस्ट्री ऑनर्स कोर 12 से रिलेटेड, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है दोस्तों 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति। ठीक है, इसमें हम इसके दो संबंधित प्रश्नों को समझेंगे। 1911 ईस्वी की चीनी क्रांति के कारण के बारे में समझेंगे और इसके असफलता के कारण के बारे में समझेंगे, आखिर ये असफल क्यों हुआ। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि आप लोग यहां तक पहुंच चुके थे कि इससे पहले कई विद्रोह हुए, जहां चीन के लोगों ने क्या किया था, अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध, अंग्रेजी शासकों के विरुद्ध जो है, जो यहाँ पे एक प्रकार से अपने साम्राज्यवादी शक्तियों का क्या कर रहे थे, उपयोग कर रहे थे, उनके विरुद्ध बहुत सारे विद्रोह किए थे। उन्हीं में से 1911 ईस्वी में हुआ एक चीनी क्रांति, जो चीनी लोगों के लिए था, यहाँ के लोगों के द्वारा किया गया क्रांति था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको इसकी भूमिका में लिखना है दोस्तों। क्या लिखिएगा इसके भूमिका में? आप लिखिएगा कि 1911 ईस्वी में चाइना के जो निवासी थे, चाइना के जो रहने वाले लोग थे, उनका जो असंतोष था, असंतोष मतलब ये लोग जो है खुश नहीं थे किसी इनकी व्यवस्था को देखकर, मंचू शासकों की व्यवस्था को देखकर। ठीक है, तो उनका जो असंतोष था, उसी का एक परिणाम था, उसी का एक रिजल्ट था 1911 का चीनी क्रांति। ठीक है, तो हमने जो है देखा था दोस्तों कि 20वीं सदी, ठीक है, के प्रथम दशक में चीन में किनका विरोध हो रहा था? मंचू शासकों का विरोध हो रहा था। और मंचू शासकों का जो विरोधी था, उसका जो आंदोलन था, वो बहुत ही ज़्यादा जोर पकड़ रहा था, बहुत ही तेज गति से ये आंदोलन बढ़ते जा रहा था। तो क्रांति के जो नेता थे वे मंचू राजतंत्र को समाप्त कर देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि मंचू जो राजतंत्र था, वे केवल और केवल क्या कर रही थी, यहाँ के लोगों को एक प्रकार से ढकोसला दे रही थी। ठीक है, गलत न्याय व्यवस्था रखना और जो है अंग्रेजी शक्तियों के साथ जो है मिलकर रहना। तो यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो गए थे। ठीक है, तो ये लोग चाहते थे कि ऐसा संविधान आए, एक ऐसा विचार आए जिसमें जो है हम लोगों की भलाई हो, चाइना का भलाई हो। ठीक है, तो हम आगे लिखेंगे कुशासन और निर्धनता और विदेशी शोषण से यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा क्या थे, क्रूर हो चुके थे, गुस्सा हो चुके थे, संतुष्ट थे। और जो है उन लोगों का यही मानना था कि जब तक कि हम विदेशियों का विरुद्ध नहीं करेंगे, विद्रोह नहीं करेंगे, विदेशियों का प्रभुत्व को ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक चाइना में कोई भी सुधार नहीं होने वाला है। और इसीलिए वे क्या करते हैं, मंचू शासक को ही इसकी जिम्मेदारी, मतलब इसका जिम्मेवार समझते हैं, क्योंकि मंचू शासक ही तो थे जो क्या दे रहे थे, अंग्रेजी शक्तियों के एक प्रकार से बढ़ावा दे रहे थे। इनकी दुर्दशा का एकमात्र कारण मंचू शासन था, और जिसके कारण ये लोग जो है कई तरह के विद्रोह किए, जैसे टाइपिंग विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह, ये सब जो चीज़ें जो मैंने आपको बता चुका है पहले के वीडियोस में। आप मेरे पहले के वीडियो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक लगा दूंगा दोस्तों। ठीक है, देखिए, यद्यपि कि ये जो विद्रोह थे वे तो असफल रहे, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों में एक ऐसा विचार आया, एक ऐसी सोच आई कि इसी सोच ने क्या कर दिया, 1911 ईस्वी की क्रांति को पैदा किया। क्रांति आई 1911 ईस्वी में आई, बॉक्सर विद्रोह के ठीक बाद आई। बॉक्सर विद्रोह के परिणाम में भी हम लोगों ने देखा था, और मैंने कहा था कि 1911 ईस्वी क्रांति मैं जरूर समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों समझते हैं फटाफट से 1911 ईस्वी की जो क्रांति हुई उसके कौन कौन से कारण थे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको देना चाहूंगा दोस्तों कि हर एक विद्रोह के पीछे केवल एक ही कारण हम लोगों को सटीक दिख रहा है, वो है यहाँ की लोगों द्वारा जो है मंचू शासकों का विरोध, अंग्रेजी शक्तियों का विरोध, साम्राज्यवादी जो उन लोगों की शक्ति थी, वे यहाँ के साम्राज्य को लूट रही थी, उसका विरोध। तो सब मैच करता है। आप एग्जाम में एक दूसरे को टैग करते हुए एक दूसरे के पॉइंट्स को जो है थोड़ा थोड़ा आप जो है चोरी कर सकते हैं। चोरी कहने का मतलब है दोस्तों, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट में लिख देंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। चलिए समझते हैं आपको कौन कौन से पॉइंट इसमें बनाने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आप देखिएगा दोस्तों, क्या दिख रहा है, जनसंख्या में वृद्धि। देखिए, चाइना में क्या हो रहा था ना कि यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ की जो जनसंख्या थी, वो बहुत ज़्यादा, जो पॉपुलेशन थी धीरे धीरे बढ़ते चली जा रही थी। ठीक है, और यही जो है यहाँ के लोगों के लिए एक अभिशाप बन गया। क्या बन गया? अभिशाप बन गया, और जिसके कारण यहाँ आंदोलन होते चले आए। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ की जो सरकार थी, जो जैसे मंचू शासन थी, यहाँ के लोगों को खिलाने में, यहाँ के लोगों का भरण पोषण करने में असमर्थ थी, क्योंकि आबादी बढ़ते जा रही थी, यहाँ की सरकार असमर्थ हो गई थी। इसके अलावा यहाँ की कृषि व्यवस्था जो पुराने ढंग से चलती थी, उद्योग धंधा, ये सब सारी चीज़ें समस्या चली आ रही थी। और जो है यहाँ के शासन भ्रष्टाचार थे। इसके कारण जो है यहाँ एक प्रकार से भोजन, आवास, जीवन निर्वाह की बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी।
ठीक है। तो ये जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी उनके पीछे एक ही कारण था, जनसंख्या में वृद्धि, क्योंकि यहाँ की सरकार उसकी पूर्ति नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा सूखा, बाढ़, महामारी, ये सब अलग अलग जो है एक एक करके जो विपत्तियां आ रही थी, इनके सामने कठिनाइयां आ रही थी, जिनके कारण यहाँ के लोगों के लिए जीवन यापन करना बहुत ज़्यादा कठिन हो गया। और इसी असंतोष की भावना के कारण इन लोगों ने क्या कर दिया, 1911 ईस्वी में क्रांति कर दी। ठीक है दोस्तों, एक चीज और हम लोग यहाँ देखेंगे, प्राकृतिक प्रकोप जैसे सूखा, बाढ़, महामारी, ये सब क्या है, एक तरह से नेचुरल डाइजेस्टर्स हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदा है। तो ये जो समस्याएं थी ना धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो 1910-11 ईस्वी में एक बाढ़ का एक भयानक जो है प्रभाव पड़ा था यहाँ, जिसमें बहुत सारे क्षेत्र जो हैं बहुत सारे क्षेत्र में बाढ़ आ गया था। कई ऐसे भी क्षेत्र थे जहाँ पानी की कमी हो गई थी, अकाल पड़ गया था, महामारी हो गई थी। यहाँ के लोग तबाह जो है एक प्रकार से तबाह होते चले जा रहे थे, और जिसके कारण यहाँ के लोगों ने आगे चलकर क्या कर दिया, विद्रोह का रूप धारण कर लिया। और इन लोगों ने विद्रोह किया, जिसको हम लोग आगे चलकर 1911 ईस्वी की क्रांति का नाम दे देते हैं। ठीक है, दूसरा आप लोग इसमें कारण बनाइएगा दोस्तों, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था। देखिए ये जो है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का निर्माण, पिछले के जो वीडियोस आपने देखे हैं उसमें भी ये पॉइंट है। जैसे क्या है कि आर्थिक संकट, अब वही चीज को थोड़ा सा अलग वे में लिख दिया गया है, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था। आप वहां के पॉइंट को यहां लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नंबर मिलेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, 1900 ईस्वी के बाद जो है, जो केंद्रीय शासन था, जो सेंट्रल लेवल की शासन थी, उसके ऊपर सबसे बड़ी यदि बोझ थी, सबसे बड़ी यदि कोई समस्या थी, तो वो थी इकोनॉमिक का जो प्रॉब्लम है, आर्थिक जो बोझ है वो। ठीक है, तो इसके लिए जो है यहाँ के लोगों ने बहुत सारे क्या किया था, विद्रोह किया था। जैसे बॉक्सर विद्रोह में भी बहुत सारे खर्च हुए थे, अलग अलग विद्रोह में भी खर्च हुए थे, और जिनके कारण जो है दोस्तों ये क्या कर रहे थे, एक प्रकार से अलग अलग स्रोतों में अलग अलग तरीके से टैक्स भी भरते थे, जिसके कारण जो है इन लोगों की जो पैसे थी, इन लोगों का जो आय था वो बहुत कमी हो गया, जिसके कारण यहाँ की आर्थिक व्यवस्था थोड़ी बहुत लड़खड़ाई। और इसी कारण से यहाँ के लोगों ने इन लोगों के खिलाफ, विदेशी शक्तियों के खिलाफ, अंग्रेजी शक्तियों के खिलाफ जो है क्या कर दिया, विद्रोह की घोषणा कर दी। ठीक है, अगला आप बनाएंगे केंद्रीकरण बनाम विकेंद्रीकरण। देखिए इसमें क्या है, इसमें थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखिए मंचू सुधार कार्यक्रम, इसके बारे में भी एक जगह आपको पढ़ना है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुधार आंदोलन। ठीक है, तो मंचू सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत क्या हुआ था ना दोस्तों, कि केंद्र की जो सत्ता में जो वृद्धि थी, यानी केंद्र की सत्ता में जो वृद्धि की गई थी, उससे यहाँ के लोग जो है बहुत ज़्यादा असंतोष थे। यानी केंद्र में जो सत्ता के लिए जो इन लोगों ने अपना एक प्रकार से अपना काम कर रहे थे, तो अपने लिए कर रहे थे, जिसके कारण यहाँ के लोग उग्र थे। ठीक है, तो यहाँ के लोगों का कहना था कि हमारे विशेषाधिकार, हमारे जो अधिकार हैं, हमारे जो परंपरा से चलते हुए अधिकार हैं, रीति रिवाज हैं, इन चीज़ों का जो है आप विनाश कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, खत्म हो रहा है। और यही कारण है कि हम लोग क्या करेंगे, आपका क्या करेंगे, एक प्रकार से विद्रोह करेंगे। और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रमों के द्वारा विदेशी घुसपैठियों को भी रक्षा दिया। ठीक है, इन लोगों ने, यहाँ के मंचू सुधारों ने। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या, ये राष्ट्रीय सरकार की स्थापना का उद्देश्य रखा था, लेकिन इसमें क्या हुआ था, राष्ट्र की प्रभुसत्ता को तो बनाए रखा जा सकता था, लेकिन इन लोगों ने विद्रोहियों को घुसपैठ के लिए भी एक प्रकार से क्या दिया, रास्ता दिया। और जिसके कारण यहाँ के लोगों का अधिकार, यहाँ के परंपरागत अधिकार, यहाँ के लोगों के विचारधाराएं मर गई, और इसी कारण से यहाँ के लोगों ने क्या किया, यहाँ पे विद्रोह किया। अगला पॉइंट आप बनाएंगे डॉक्टर सन्यात सेन के दर्शन। ये जो है दोस्तों, इसके बारे में आपको एक जीवनी ही इसके बारे में समझना है। डॉक्टर सन्यात सेन, जो कि एक प्रकार से यहाँ कोर 12 में आपको पढ़ना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। इसका एक और वीडियो मैं ठीक इसके बाद अपलोड कर दूंगा। और डॉक्टर सन्यात सेन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। कंटिन्यू जो है हम अपने चैनल में वीडियो डे टू डे डालते रहते हैं। हमारे चैनल पे जो वीडियोस उपलब्ध है वे आपके तैयारी करने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ को विजिट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों कि 1911 ईस्वी का जो क्रांति था, उसके पीछे यदि सबसे बड़े अगर क्रांतिकारी संगठन का अगर हम लोग नाम ले, क्रांतिकारी का नाम ले, तो उनके पीछे एक नाम आता है डॉक्टर सन्यात सेन। ये क्या थे, ये साम्राज्यवाद के कट्टर विरोधी थे। साम्राज्यवाद मतलब समझ रहे हैं कि जो साम्राज्यवाद, इसके बारे में मैंने समझा है कि अलग अपने साम्राज्य का विस्तार करना, ठीक है, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, तो इसके विरोध थे। जनतंत्र के प्रबल समर्थक थे, यानी लोगों को एकता में बांधने की हमेशा कोशिश करते थे। और इन्होंने ही क्या किया, इन्होंने ही चीनी जनता में ऐसा एक प्रकार से विचार उत्पन्न किया कि हम लोग जो है कि इसका विरोध करेंगे,
अंग्रेजी विरोध करेंगे, अंग्रेजों का विरोध करेंगे और एक क्रांति लाएंगे, और जिसके कारण साम्राज्यवादी नींव को जो है इन्होंने हिला कर रख दिया और एक प्रकार से गणतंत्रीय शासन की स्थापना की जा सके, इसका इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। तो इनके प्रयास के कारण भी यहाँ के लोग जो है आगे हुए और 1911 ईस्वी की क्रांति का एक विचार जो है, एक प्रकार से विचारोपन जो है इनके माइंड में जो है, एक प्रकार से इनके मन मस्तिष्क में उभर आया, जिसके कारण 1911 की क्रांति होती है। अगला पॉइंट आप बनाएंगे दोस्तों 5वां नंबर में है क्रांतिकारी दलों का संगठन एवं सहयोग। देखिए ये भी चीज आप लोग पहले भी कारणों में पढ़ चुके हैं, अलग अलग विद्रोह के भी कारणों में पढ़ चुके हैं। यहाँ के जो अलग अलग दल आ रहे थे, अलग अलग संगठन बनने से क्या होता है, जैसे आप अभी ग्रुप हैं, आप अकेले हैं, किसी चीज का विरोध करने के लिए डर सकते हैं, लेकिन आपका एक ग्रुप है, दूसरा कोई ग्रुप है, सबका एक ही उद्देश्य, तो ग्रुप लेकर यदि हम किसी चीज का अगर मुकाबला करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी होता है। तो वही चीज हुआ कि मंचू शासक जो थे उनके प्रति जो घृणा थी, उनके प्रति जो द्वेष था वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा था, जिसके कारण बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे और इन्हीं विद्रोह के कारण बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन भी बनते जा रहे थे, जिनमें अभी हमने एक नाम पढ़ा था डॉक्टर सन यात सेन, उनका नाम भी प्रथम श्रेणी में आता है, जिन्होंने क्या किया था दोस्तों, ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी। नाम याद नहीं रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखिए कि बहुत सारे संगठन बने और इन्हीं संगठनों के वजह से यहाँ के लोगों में ये विचार पनपा कि कहीं ना कहीं हमें क्या करनी चाहिए, साम्राज्यवाद को नष्ट करना चाहिए, मंचू सरकार का खात्मा करना चाहिए, भूमि का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए और चीन में गणतंत्र यानी लोगों द्वारा चुने गए शासक यहाँ शासन करने चाहिए जो लोगों की भलाई के लिए कार्य करे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ के संगठनों ने कार्य किया, यहाँ के संगठनों ने सहयोग दिया और यहाँ के लोगों ने मिलजुल कर जो है दोस्तों 1911 की क्रांति की। ठीक है, अब जो है इस प्रकार से इन लोगों को यहाँ के संगठनों ने जनता पर गहरा प्रभाव छोड़ा, जनता को समझाया, जनता को एक लाइन अप करने की कोशिश की। तो इसी कारण से इन लोगों में राष्ट्र भावना का प्रसार हुआ और यहाँ के लोग क्रांति के लिए उग्र हो गए, जागरूक हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट आप बनाइएगा संचार, परिवहन एवं समाचार पत्रों की भूमिका। देखिए इसके बिना तो कुछ भी चीज़ असंभव है। ठीक है, क्या है कि अभी भी जैसे बहुत सारे ऐसे, अगर हम लोग को किसी चीज़ की क्रांति करनी होती है या किसी चीज़ का विद्रोह करना होता है तो हम लोग सबसे बड़ा साधन क्या है कि अपने विद्रोह की जो विचारधारा है उसको किसके माध्यम से पहुंचाएंगे, संचार के माध्यम से पहुंचाएंगे, टीवी के माध्यम से पहुंचाएंगे, रेडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। परिवहन, जैसे आने एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की सुविधा होनी चाहिए, तब तो हम किसी क्षेत्र पर जाके विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तो सेम वैसे ही समाचार पत्र होने चाहिए, किस जगह पे क्या हो रहा है उसको देखकर लोगों के द्वारा जो है इसकी जानकारी प्राप्त हो। तो इस प्रकार से इन चीजों ने यहाँ के लोगों को एक प्रकार से जागरूक करने का, एक प्रकार से क्रांतिकारी भावना जागृत करने का एक अवसर दिया। यहाँ के लोगों में ये चीजें आई, यहाँ के लोगों के दिमाग में ये चीजें समझ में आई कि कहीं ना कहीं हमें क्या करनी चाहिए, अपने देश के खातिर, अपने देश के पक्ष में लड़ना चाहिए। और इन लोगों ने क्या किया, चीन के कल्याण के लिए, चाइना का एक उन्नति के लिए, चाइना का एक अच्छा मार्ग के लिए इन लोगों ने यहाँ की क्रांति कर दी और देश की जो गिरी हुई अर्थव्यवस्था थी उसको सुधारने के लिए यहाँ के लोगों ने क्या किया, एकजुटता का एक परिचय दिया। और यहाँ के लोगों ने सन 1911 ईस्वी में चाइना की क्रांति की। आप इसको 10 लाइन लिख सकते हैं दोस्तों, आप इसको 20 लाइन भी लिख सकते हैं, बस आपको 2-4 पॉइंट्स याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे आप लिखिएगा सुधारों की असफलता। अब देखिए इससे पहले जो है यहाँ के लोगों ने सुधार किए थे, यहाँ के मंचू शासकों ने सुधार किए थे चाइना की क्रांति से बचाने के लिए। चाइना में अगर कोई क्रांति ना हो इसको बचाने के लिए बहुत सारे सुधार किए जाने थे, लेकिन जो है यहाँ के जो शासिका थी वो क्या थी, प्रतिक्रियावादी थी। ठीक है, वो शासन व्यवस्था जिस प्रकार से चला रही थी, जिस प्रकार से उसका शासन व्यवस्था था वो जो है उतना सही नहीं था और जिसके कारण प्रतिक्रियावादी होने के कारण जो है दोस्तों यहाँ देश की रक्षा होना बहुत ही मुश्किल हो गया था, जिसके कारण यहाँ के लोगों में क्रांतिकारी भावना आई और यहाँ के लोगों ने क्रांति किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैंने आपको बताया है, जो पहले के वीडियोस में आपने देखा सुना होगा, बक्सर विद्रोह। तो बक्सर विद्रोह के बाद जो यहाँ बहुत सारे सुधार करने की कोशिश किए गए थे। ठीक है, जैसे शिक्षा पद्धति का सुधार करने का कोशिश। तो 1905 ईस्वी में 1899 में बक्सर विद्रोह हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो 1905 ईस्वी में जो है पुरानी शिक्षा पद्धति का अंत हुआ। ठीक है, और पश्चिमी तरीके से जो है यहाँ जो है चीन का उद्धार करना चाहते थे, जो सुधारवादी थे, जो सुधार करना चाहते थे, तो पश्चिमी तरीका से करना चाहते थे और जिसके कारण कहीं ना कहीं फिर से इसको आघात था, किसको चोट होने वाली थी, चाइना को चोट पहुंचने वाली थी। और इसी कारण से यहाँ के लोगों में फिर से जो है इस चीज को ठुकरा दिया और यहाँ के लोगों ने क्या किया, क्रांति कर दिया।
ठीक है। यानी कहने का मतलब है मंचू शासकों ने जो मांग इन लोगों के प्रति रखा था उसको जो है इन लोगों ने ठुकराया और अविवेकपूर्ण नीति के विरुद्ध जो है इन लोगों ने क्रांति किया और इसी क्रांति का नाम पड़ा सन 1911 की चाइना की क्रांति। अगला पॉइंट आप बनाएंगे दोस्तों जो पॉइंट नंबर 8 में है, पाश्चात्य शिक्षा एवं संपर्क का प्रभाव। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोग यदि पढ़े लिखे ना हो तो वहाँ के लोगों में क्या हो जाता है कि एक भावना उत्पन्न होती है कि चलो जो हो रहा है सो होने दो, लेकिन जैसे जैसे लोगों की जानकारी बढ़ती है, लोग पढ़े लिखे होते हैं, लोग एक प्रकार से एक दूसरे से जानकारी लेते हैं, तो विरोध करने और विद्रोह करने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बाहर पढ़े या नव जागरण जैसी जो स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो आधुनिक शिक्षा को इन लोगों ने महत्व दिया। तो आधुनिक शिक्षा को महत्व देने के बाद जो है पुरानी जो संस्कृति, पुरानी जो संबंधी परीक्षा पद्धति जो थी वो सब सारे चीजें बंद होने लगे। तो जो स्टूडेंट चाइना, यूरोप, अमेरिका, जापान ये सब ने उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे, जैसे कि उन लोगों को शिक्षा पाने का अवसर मिला, तो यूरोप के उदारवाद, लोकतंत्रवाद और राष्ट्रवाद के विचारधाराओं से काफी प्रभावित हुए और जिसके कारण चाइना के विद्यार्थियों ने क्या कर दिया, इसी चीज से असंतुष्ट होकर उन लोगों ने क्रांतिकारी विचारधारा का प्रभाव जो है, प्रवाह जो है उनके माइंडसेट में आया और इन्हीं कारणों से उन लोगों ने चाइना के अंदर ही रहकर क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार किया और इस प्रकार से यहाँ के लोगों में एक प्रकार से फूट डाला। फूट के नहीं कह सकते दोस्तों, एक प्रकार से इन लोगों को अगुवाई में लाया कि चलो हम जो है अंग्रेजी शक्तियों का विरोध करेंगे, क्योंकि अंग्रेजी शक्तियों को यदि नहीं समाप्त किया गया तो आने वाले दिन में क्या होगा कि पूरी की पूरी साम्राज्य जो है अंग्रेजों के हाथों चली जाएगी, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका के हाथों चली जाएगी। और इस चीज से बचने के लिए यहाँ के लोगों ने 1911 की क्या की, क्रांति की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सामयिक कारण जो था, सामयिक कारण को हम लोग तात्कालिक कारण भी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें एक पॉइंट बनाइएगा, तात्कालिक कारण। इसमें क्या था दोस्तों, रेल मार्ग निर्माण का प्रश्न। अब देखिए क्रांति का तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन तात्कालिक कारण का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है, यानी कि तुरंत जो घटित हुई घटना होती है, यानी तुरंत अभी अभी कौन सी घटना घटी जिसके कारण यहाँ के लोगों में आक्रोश की भावना उत्पन्न हुई, तो इसी कारण को हम लोग लिखेंगे रेल मार्ग निर्माण का प्रश्न। इसमें क्या था दोस्तों कि राष्ट्रीयकरण का जो हो रही थी यहाँ के लोगों में, तो यहाँ क्या हो रहा था ना कि जैसे रेलवे सुविधा या रेल लाइन बिछने काम हुई थी, रेल लाइनें जब बननी चालू हुई थी, तो इस प्रकार से जब इनका संचालन था, रेल का निर्माण था, किसके हाथों में चली गई, विदेशियों के हाथों में चली गई, क्योंकि विदेशियों से सहायता ली जाती थी। और तो इस प्रकार से जब इनको सहायता ली जाती थी तो इनसे सुविधाएं भी दी जाती थी। इनको एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि केंद्र के जो सत्ता थी, केंद्र की जो सरकार थी, वो रेल मार्ग नीति जो लाई, नई रेल मार्ग नीति लाई, उसमें विदेशियों से सहायता ले रही थी और विदेशियों को सुविधाएं दे रही थी, जिसके कारण यहाँ के लोगों को यह कहना था कि आप जो है विदेशियों को कुछ भी इस प्रकार से चीजें नहीं दे सकते हैं। और जिसके कारण जो है दोस्तों इन लोगों का विद्रोह जो है इसी कारण से हुआ कि आप जो है नई रेल नीति लाए हैं वो बहुत गलत है। ठीक है, तो इसके कारण से 1911 की क्रांति होती है। अब चलिए दोस्तों समझते हैं इस क्रांति के असफल होने के कारण। ठीक है, अब क्रांति तो हुई लेकिन क्रांति असफल हो गई, तो इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, तो चलिए इसको एक एक करके समझते हैं। आशा करते हैं कि आपको जो है इस क्रांति का, जो 1911 की क्रांति है, उसका कारण पता चल चुका होगा। अब हम लोग समझेंगे दोस्तों आगे क्रांति जो हुई थी 1911 की, उसकी असफलता के पीछे कौन कौन से कारण थे, तो उसको संक्षेप में समझने की कोशिश कीजिए। नंबर 1 आप बनाएंगे युआन शिकाई का उत्तरदायित्व। देखिए अब युआन शिकाई कौन था, यहाँ का राष्ट्रपति था दोस्तों, कौन था, राष्ट्रपति था। तो ये क्या था ना, इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, 1911 ईस्वी की असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है कौन, युआन शिकाई। ये क्या था, प्रतिक्रियावादी था। प्रतिक्रियावादी मतलब एक प्रकार से तानाशाह जैसे चीजों को अपना रहा था, अपनी इच्छा से कर रहा था, किसी भी प्रकार के संविधान अच्छे तरीके से नहीं बना रहा था, यहाँ के लोगों के लिए अच्छी तरीके से भलाई नहीं सोच रहा था। एक प्रकार से हम कह सकते हैं ये अपना मनमौजी तरीके से कार्य करता था, एक प्रकार से राजा जैसा जीवन व्यतीत करना इसका इच्छा थी, तानाशाह जैसा व्यतीत करता था, जिसके कारण चाइना के लोगों में एक भावना जो थी, क्रांति की भावना धीरे धीरे मरती चली गई, धीरे धीरे कम होती चली गई, और जिसके कारण यहाँ के लोगों में क्या हुआ, एक प्रकार से इसकी जो विचारधारा थी वो धीरे धीरे डाउन होती चली गई। और जो है ऐसी परिस्थितियों में जो इनका मूल उद्देश्य था क्रांति का, वो जो है उसका हनन हुआ। उसकी जो है एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसका हनन होने के बाद क्रांति असफल हुई।
ठीक है। दूसरा आप लिखिएगा राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। देखिए राष्ट्रीयता की भावना तो सबके अंदर थी, लेकिन ये भावना जो थी जब मंचू शासक ने केंद्रीकृत करने का प्रयत्न नहीं किया, यहाँ के लोगों को, जो विशाल, चाइना तो एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, तो इस विशाल देश को जो है दोस्तों बांधे रखने का प्रयत्न जो यहाँ के शासकों ने नहीं किया, और जिसके कारण यहाँ के शासकों में जो है अलग अलग प्रदेशों में बढ़ते चले गए, अलग अलग टुकड़ियों में बढ़ते चले गए, और अलग अलग टुकड़ियों, प्रदेशों, सामंतों, प्रांतीयों में बंटने के कारण यहाँ के लोगों का जो अस्तित्व था, स्वतंत्रता पाने का जो अस्तित्व था, वो धीरे धीरे खत्म होते चले गया, और इसके कारण राष्ट्रीयता की जो भावना थी वो खत्म होती चली गई, और राष्ट्रीयता की भावना विकास नहीं हो पाया, और जिसके कारण ये क्रांति असफल हुई। अगला आप पॉइंट बनाएंगे इसमें दोस्तों, जनमानस का जागृत होना। देखिए यहाँ तो लोग क्या थे, चीन की अधिकांश जनता अशिक्षित थी, ठीक है, और जिसके कारण ये क्या कर रही थी, वह क्रांति और गणराज्य जैसे चीज़ों को असमर्थ मानती थी, मतलब उनमें उतना ध्यान नहीं देती थी क्योंकि ये शिक्षित उतना नहीं थी, ठीक है। लेकिन चीन में जब नवोदित गणराज्य, मतलब नया गणराज्य, नया जो विधि व्यवस्था था, इसी गणराज्य को उनके समस्याओं का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से जब नए नियमों, नए नीति, नए नियमों का लागू जब होना चालू हुआ तो उनका सामना करना पड़ा, और जिसके कारण यहाँ के लोग जो है नहीं कर पाए, और जिसके कारण ये क्रांति असफल हुई। अगला पॉइंट बनाएंगे सबसे लास्ट में, आर्थिक स्थिति। हालांकि इसके कारण में भी आप लिख सकते हैं और इसके असफलता के कारण में भी लिख सकते हैं। यहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी उसको सुधारने के लिए यहाँ की जो नई सरकार थी, ठीक है, जो अभी मैंने आपको राष्ट्रपति के रूप में बताया, ठीक है, जो सिकाई थे, तो उन लोगों ने और उनके मंत्री परिषद ने जो है दोस्तों इस प्रकार से जो नई सरकार बनी, उन्होंने कोई सुधार करने की कोशिश नहीं किया, एक सुदृढ़ आर्थिक स्थिति जो है उसको बनाने की कोशिश नहीं किया, और जिसके कारण जब स्थिति में धीरे धीरे गिरावट होती चली गई तो एक प्रकार से कह सकते हैं गणराज्य और मंचू प्रशासन में कोई भी अंतर नहीं रह गया। यहाँ के लोगों ने जिसको राष्ट्रपति बनाया, जो राष्ट्रपति बने, उसमें कोई अंतर नहीं। पहले के जो मंचू शासक थे, मंचू प्रशासन चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था उन लोगों का, उसमें कोई अंतर नहीं। तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोगों में धीरे धीरे क्या होगी, क्रांतिकारी भावना जो उत्पन्न हुई थी वो डाउन होना चालू होगी, कम होना चालू होगी, और धीरे धीरे जल्दी देखते देखते क्या हुआ, यहाँ के लोग जो हैं जर्जर होते चले गए। एक प्रकार से इनकी जो है जो भावना थी, क्रांतिकारी भावना, वो खत्म हो गई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ जो है इसको देखा दोस्तों कि 1911 की क्रांति के कारण क्या थे और उसके असफलता के कारण क्या थे। हालांकि ये जो संघर्ष है वो दौर चलता रहेगा, आगे भी कुछ वीडियोस हम अपलोड करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ दोस्तों। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिएगा, थैंक यू।